हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। तो दोस्तों, पिछली बार हमने बाल विकास के बारे में सामान्य चर्चा करते हुए उसकी परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया था और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अभिवृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर को समझेंगे और उसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभिवृद्धि की बात करते हैं। अभिवृद्धि के लिए दो मनोवैज्ञानिक, जिनमें पहले फ्रैंक बोन्स हैं, उन्होंने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, इसे लादा नहीं जा सकता। बात करते हैं विकास की। तो विकास गतिशील, क्रमबद्ध एवं पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्रारूप होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास दोनों तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है और ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है और इसकी दिशा, लक्ष्य एवं क्रम निश्चित होता है, जबकि अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि की दिशा, लक्ष्य और क्रम निश्चित नहीं होता है। तो चलिए अब हम अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर को जानें। यदि हम बात करें अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। और अभिवृद्धि का जो स्वरूप बाह्य होता है, अर्थात यह भौतिक होती है। स्वरूप बाह्य होता है और यह भौतिक होती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है और इसका स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का मापन किया जाता है, यानी कि सामान्य रूप से मापा जाता है, जबकि विकास का जो है मूल्यांकन किया जाता है। अभिवृद्धि एक पक्षी होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। और हम फ्रैंक बोन्स के बारे में बात कर चुके हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को ही फ्रैंक बोन्स ने अभिवृद्धि कहा है। आगे बढ़ते हुए, अभिवृद्धि संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास कार्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और विकास की बात करें तो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यह मात्रात्मक, परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता और निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है। अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है और विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है और व्यापक अर्थ में विकास का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है विकास में समाहित होती है। अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक के साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। जैसे रचनात्मक परिवर्तन के लिए हम किशोरावस्था का उदाहरण देख सकते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन के लिए हम वृद्धावस्था का उदाहरण देख सकते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। अंतर तो होता है लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की। तो विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भकाल से जीवन भर अविराम गति से चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अविराम गति से चलने का मतलब है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। दूसरे सिद्धांत के रूप में हम अनियमितता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अनियमितता का सिद्धांत, हम अनियमितता का सिद्धांत के बारे में समझ सकते हैं कि भले विकास निरंतर चलता है लेकिन उसकी गति एवं दर समान नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि शैशवावस्था में विकास बहुत तेज होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में विकास पुनः तीव्र गति से होने लग जाता है। अगले सिद्धांत के रूप में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो कि फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था। विकास व्यक्तिगत रूप से होता है, ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि एक ही आयु के बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है, यानी अलग अलग होता है। जैसे जुड़वा भाई बहनों में भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, उनका विकास एक समान नहीं होगा। अगला सिद्धांत समरूपता का सिद्धांत या विकास क्रम का सिद्धांत। दो बालक समान नहीं होते, लेकिन उनका जो विकास है उसमें समरूपता पाई जाती है। समरूपता से हम कह सकते हैं कि जैसे सबसे पहले कोई भी बालक हो, वो सबसे पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा, यानी एक निश्चित क्रम में ही वो आगे बढ़ेगा। भाषा के बारे में देख सकते हैं हम, भाषा का विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मारिया मोंटेसरी ने इस क्रम को सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बताया है। तो अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान मतलब मॉडल। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो सभी जीवों में विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है, अर्थात पशु की संतान पशु, पक्षी की संतान पक्षी होगी, मनुष्य की संतान मनुष्य ही होगी। ये जो कथन है ये सोरेनसन का कथन है। एकीकृत या एकीकरण विकास का सिद्धांत। शरीर के सभी अंगों का विकास एकीकृत होकर निश्चित अनुपात में ही होता है, या हम कह सकते हैं कि शरीर के सभी अंग एक साथ एकीकृत होकर अपने अपने निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं। जैसे हाथ पैरों की लंबाई एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ती है। अगला सिद्धांत निश्चित दिशा का सिद्धांत, मस्तिष्क का बोधिमुखी सिद्धांत, केंद्र से परिधीय विकास कह सकते हैं, या निकट दूर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, और जो दिशा होती है वह सिर से पैर की ओर या फिर केंद्र से परिधि की ओर होती है। इसका समर्थन जो है कुपुस्वामी गैसेल ने किया, और इसकी दो विचारधाराएं भी हैं। सिफेलोकोडल कह सकते हैं पहली, जिसे हिंदी में अपादीय कहते हैं। इसके अनुसार बालक के जो विकास है सिर से पैर की तरफ होता है, और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रॉक्सिमोडिस्टल इसके अनुसार बालक का विकास हृदय से स्नायु मंडल की तरफ, और स्नायु मंडल से सिर की तरफ, और फिर सिर से पैर की तरफ होता है, या कह सकते हैं हम केंद्र से परिधि या सिरों की ओर होता है। अगले सिद्धांत के रूप में सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्धांत है, याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षण सिद्धांतों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ते हैं, जबकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि पहले सामान्य रूप से विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट गुण आने लगते हैं और उनका पूर्ण विकास हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जन्म के बाद पहले पैरों का संचालन करेगा, फिर घुटनों का, फिर टखनों का, और फिर उंगलियों का संचालन करेगा, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। अगला सिद्धांत चक्राकार, वर्तुलाकार या स्प्रिंग नुमा विकास का सिद्धांत। बालक का विकास चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। रेखीय ना होकर बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। जैसे शरीर की लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, और व्यक्ति विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संधिकाल के माध्यम से प्रवेश करता है। मध्य संधिकाल के माध्यम से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, वह संधिकाल के माध्यम से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तथा उत्तर संधिकाल के माध्यम से वह प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि बालक का विकास लंबवत न होकर होता है, उसमें ऑप्शन थे चक्राकार, रेखीय, वर्तुलाकार और संचयी। वहां पर वर्तुलाकार को सही माना गया था, तो आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हुए वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। वुडवर्थ ने बताया कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंत्यक्रियाओं का प्रतिफल होता है। अगले सिद्धांत के रूप में परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी स्वरूप जैसे शारीरिक, भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसे हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। अगले सिद्धांत के रूप में संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, विकास यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो शैशवावस्था में आत्म प्रेम और दिवास्वप्न की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो बाल्यावस्था में तो नहीं लेकिन किशोरावस्था में पुनः देखने को मिलती है। इससे हम कह सकते हैं कि विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती है। विकास के कुछ पहलुओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है।
तथा विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, या हम कह सकते हैं कि विकास परिपक्वता और अधिगम की अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है और विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। तो ये विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रत्येक टीचिंग एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।